विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, पोस्ट नंबर 1321 के लिए, तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यूरेनियम एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज, यूरेनियम के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्यों, कारण क्या है? तो देखिए, ये जो यूरेनियम के जो है, यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है, फिर यूरेनियम U3O8 और U4O9, है ना। तो ये सब जो है इसके अलग अलग ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये अलग अलग ऑक्साइड्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका ये कारण है कि इसमें जो है वो 5f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण जो है इनकी बॉन्डिंग हो पाती है और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा वो है बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज स्टेबल आइसोटोप। तो इसमें जो पोलोनियम है ना, ये जो है इसका ये स्टेबल आइसोटोप है। इसका ये एटॉमिक नंबर 84 है, जो एटॉमिक मास नंबर है वो 209 जो है इसका आइसोटोप है ना। 210 भी इसका है, 212 भी है, लेकिन जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है वो 208 है। बाकी और जो है एक्टिनम, रैंडियम, इनका जो है स्टेबल आइसोटोप इसमें नहीं है ना। टाइटेनियम। नेक्स्ट है सिलिकेट्स विच कंटिन्यूअस 3D फ्रेमवर्क आर। तो इसमें से 3D फ्रेमवर्क कौन बनाता है सिलिकेट्स, कौन से सिलिकेट्स? तो ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होल टू द पावर n, यानी कि SiO2n। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो इसमें हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसके होगा? तो सबसे पहले BF3 का देखेंगे। तो BF3 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। H2O का डायपोल मोमेंट जो है वो 1.8, माफ कीजिएगा, 1.85 होता है। CH4 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। डायपोल मोमेंट 0 होता है। एंड H2S का डायपोल मोमेंट जो है, H2S का 0.95 होता है। तो और इसका जो है H2O का 1.85। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है वो B, हाइड्रोजन H2O का, वाटर का। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी जो है इसमें, अब लैटिस एनर्जी देखते हैं किसका कितना है। तो NaCl का लैटिस एनर्जी है 3054 किलो जूल। KCl का है -718 किलो जूल। NaF का है 924 और KF का है 822। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ लैटिस एनर्जी वो दिख रहा है वो है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड CO2R। तो इंटरमॉलिक्यूलर, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड CO2 में? तो इसमें जो है वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इसमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है वो है CO। ओके, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है क्योंकि CO के पास जो है वो वैकेंट पाई ऑर्बिटल है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, द फाइन structure of intensity ratios expected in the proton NMR spectrum of 14N NH4 plus ion। तो जहाँ जो है अब इसमें 14H N NMR का जो है वो पूछ रहा है कि रेशियोज क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिपलेट 111। नेक्स्ट, which of the following is a soft acid according to Pearson's concept of hard and soft acids। तो पियर्सन्स लॉ के अनुसार जो है, पियर्सन्स कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है इसका सही आंसर होगा वो होगा Ag+। Ag+ है ना, Au+, ये सब जो है वो सॉफ्ट एसिड है। नेक्स्ट, अंडर अप्लाइड वोल्टेज स्विचिंग बिटवीन लो एंड हाई कंडक्टिविटी स्टेट इज शोन बाय। तो लो और हाई, अब जानते हैं हम सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, तो इस स्विचिंग में सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, सिलिका, वो यूज करते हैं हम लोग। अगला है द HXH बॉन्ड एंगल फॉलो द ऑर्डर। मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप में होगा, मतलब इसमें है तो हम लोग देखते हैं कि अगर x एक बार n रहे, x की जगह एक बार p रहे और एक बार s रहे, as रहे, तो क्या होगा। तो फर्स्ट से ही देखते हैं। तो यहाँ जो है NH3 जो है इसका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, पेन नहीं है मेरे पास। सेकेंड है 93 डिग्री और थर्ड है 92 डिग्री। तो ये एक जो है फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, और सब में देखिए तो ये बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल शो कर रहा है जो, वो सही नहीं है, है ना। और फर्स्ट का जो है वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट 12th नंबर, what is formed when acetylene is added to D-carborane। तो D-carborane के साथ जो है एसिटिलीन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए, ये बनेगा ऑर्थोकार्बोरेन। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर मैं यहाँ नहीं बना सकता, थोड़ा ये एक्चुअली रिएक्शन होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ ये रिएक्शन करता है C2B10H12 के साथ। ठीक है, अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन in which reaction carbon carbon double bond is not created between the reactants। तो देखो कौन सा रिएक्शन जो है उसमें डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। तो इसमें जो है विटिक रिएक्शन में भी अल्कीन बनता है, पर्किन रिएक्शन में भी, नवेना जेल रिएक्शन में भी जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन में जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोकार्बन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 इज। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना होंगे C4H6 का, तो हमने एक और वीडियो में देखा था, ये सेम क्वेश्चन थे, तो उसमें 5। नेक्स्ट, correct order of reactivity of the for the following aldehyde towards addition with a given nucleophile। तो अब ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और इसमें जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्टिविटी पूछ रहा है कि किसका एडिशन रिएक्शन होगा। तो इसमें 4 कंपाउंड है, 3 जो है एरोमेटिक है, एक जो है एलिफेटिक है ना। तो इसमें सही ऑर्डर जो होगा वो होगा ए।
पहले 4, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 1। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम पूछ रहा है, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा N3 डाइइथाइल 5 साइनोहेक्साएमाइड, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी। ठीक है, बेस वही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इसमें बी जो होगा वो सही आंसर होगा। 18, कंसिडरिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वही पूछ रहा है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है HBr, तो क्या बनेगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हेक्सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये रिएक्शन में जो है क्या हो रहा है, तो ए बोल रहा है इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ठीक है ये। सेकेंड बोल रहा है इट इज अ सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या इट इन्वॉल्व्स अ रीअरेंजमेंट बाइसाइक्लिक और इंटरमीडिएट, तो इसमें जो है डी होगा, ये ऑल द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड C5H13 इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव एन अल्कोहल C5H11OH, द कंपाउंड इज, तो ये कंपाउंड क्या है, कौन सा है, तो C5H13N जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है HNO2 के साथ, है ना, और ये अल्कोहल देता है, तो ये जो है ये है A 2 एमिनो पेंटेन। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन है वो ऐसा है, NH2 यहाँ है, ये 2 एमिनो पेंटेन है, और इसको फिर HNO2 के साथ रिएक्ट करवा करके तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा NH2 हट करके, बस इतना ही है, तो 2 एमिनो पेंटेन बन जाता है, और यहाँ H2O और N2 निकल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसमें जो है A होगा 3, फिर 2, फिर 1 ना, साइक्लिक अल्कोहल, डाई अल्कोहल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम H and Hb इन द कंपाउंड 1 and 2 आर, तो मैं जहां तक सोच रहा हूं इसमें 2 होगा, यानी कि डायस्ट्रियोट्रॉपिक होगा दोनों, एक 2 और एक जो है एनेंसियोट्रॉपिक, लेकिन आप एक बार इसको कमेंट करना कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 एनोमर स्पेक्ट्रम ऑफ बाइसाइक्लोऑक्टेन, यानी कि C8H14 एग्जिबिट ओनली 2 सिग्नल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज, तो सिर्फ 2 सिग्नल इसमें एक ही दिख रहा है, वो है A, है ना, बाइसाइक्लोऑक्टेन भी है, और सिर्फ ये जो है वो 2 जो है सिग्नल्स देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स X, Y एंड Z इन डायल सेडर रिएक्शन इज, तो इसमें जो X और Y और Z का जो है ऑर्डर पूछ रहा है कि डायल सेडर रिएक्शन
सबसे फास्ट किस में होगा, उसके बाद किस में, इसमें। तो इसमें जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पहले एक्स फिर वाई और फिर जेड, मतलब सेम, सबसे कम जो होगा एक्स में, उससे ज़्यादा वाई में, उससे ज़्यादा जेड में। नेक्स्ट है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 एंड NH4Cl present in buffer solution of pH 9 when the total concentration of buffering reagents is 0.6 mol per liter। तो यहाँ pKb for NH3 is 4.7 दिया और log 2 0.3 दिया हुआ है। तो हम अगर इसको हम बफर सॉल्यूशन जो फॉर्मूला है POH इक्वल टू PK प्लस लॉग साल्ट बाय बेस है ना, तो इससे जो सही आंसर आएगा वो ए आएगा 0.2 मोल, यानी कि NH3 का कंसंट्रेशन, और NH4Cl का 0.4 मोल जो है इसका सही आंसर आएगा। 26 है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो है बॉन्ड एंगल इसका आता है वो 602 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये किसके नजदीक है, 600 है ना। 27 द कलर चेंज ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो कलर चेंज जो एसिड बेस इंडिकेटर का होता है, कारण क्या होता है, तो कारण सिंपल सी है, इसमें आयनिक स्ट्रक्चर के कारण है ना, H+ आयंस का यहाँ जो है बहुत इंटरफेरेंस होता है कलर में। नेक्स्ट है द मोस्ट एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग इज। अब इसमें से मोस्ट एसिडिक जो है एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें जो बेस होगा वो वीक होगा तो वही एसिड स्ट्रांग होगा वहाँ। तो इसमें जो आपको सही आंसर मिलेगा वो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगला है presence of colloidal particle of dust in air impart blue color to the sky, this is due to। अब जो एयर में जो है वो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होता है, अब इस कारण जो है कलर जो है ब्लू दिखाई देता है आसमान का। ये कारण क्या है, वहाँ होता क्या है, तो ब्लू कलर दिखने का एक ही कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन घुमा के पूछता है, चीज वही है ताकि लोग घूमे। Question number 30. Number of visible lines observed when an electron return from sixth orbital to ground state in hydrogen spectrum। तो बाल्मर सीरीज देखेंगे तो इसमें जो है सही आंसर होगा वो सी होगा, है ना। तो विजुअल लाइंस, इसमें 3 विजुअल लाइंस दिखेंगे। 31. हाउ इज एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस रिलेटेड टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो रिलेशन पूछ रहा है ना क्रिटिकल टेम्परेचर का विथ गैस, तो ये इसका सही आंसर होगा इंक्रीज विथ TC, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस भी बढ़ेगा। अगला है बाल्मर सीरीज से ये होगा कि द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज डाइसोडियम फॉर्मेट एट 250 नैनोमीटर and 25 degrees Celsius is 20% for a 5 into 10 to the power -4 mole per liter solution in 1 centimeter cell. Calculate the molar absorption coefficient। तो मोलर एब्जॉर्प्शन ये बाल्मर सॉरी बियर लैम्बर्ट लॉ इसमें लगे होगा, और इसका मेरे सही आंसर इसमें कोई आ नहीं रहा है मेरा, आप कमेंट में इसको बताना कि इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा 32 का। ओके, अगला हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 2+। तो इसमें पूछ रहा है कि इनका जो है वो रेशियो क्या होगा तीनों का, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम 2+, यानी तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका जो सही रेशियो है वो है 1:2:3। 34. An elements exist in the form of a cubic lattice. Each edge of the unit cell is 2 angstrom.
the density of the unit cell is 2.5 into 10 to the power 4 gram per meter cube. How many unit cell are there in 100 gram of the metal? तो ये पूछा कि 100 ग्राम ऑफ मेटल में जो है वो कितने यूनिट सेल होंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ हम लगाएंगे, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मेरे को मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना होगा। तो मुझे यहाँ एज लेंथ दिया हुआ 2 एंगस्ट्रॉन्ग, जिसको मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉन्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो और डेंसिटी 2.5 दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 8 इंटू 10 टू द पावर 30 मीटर और 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है 5 इंटू 10 टू द पावर 27 आएगा, है ना। नंबर ऑफ यूनिट से 100 ग्राम मेटल के लिए क्या हो जाएगा 100/20 इंटू 10 टू द पावर -30 कट करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर 27 आएगा। अब ये एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ बता देता। नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक पेज पे मैं समझाऊंगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na2SO4, K2SO4, KCl, HCl, HCONA at 300 Kelvin are 260, 308, 150, 426 and 100 second per centimeter per mole. What will be molar conductivity at infinite dilution of formic acid? तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है HCOH होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि वो कैसे आएगा। तो अगर इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो NaCl निकल जाएगा और H वहाँ ऐड हो जाएगा। तो HCl का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास कंडक्टिविटी, है ना, और HCONA का भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमें NaCl का भी चाहिए। तो NaCl का इसमें नहीं दिया है, वही ट्विस्ट है। तो NaCl का हमें याद होना चाहिए था, इसमें 126 पर सेंटीमीटर पर मोल है इसका वैल्यू। अब उसके बाद फिर आप क्या करो, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस HCO माइनस Na+ का ले लो, और सबसे पहले HCl का ले लो, H प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, है ना, 426 है। उसके बाद ये जो प्लस ऐड होगा वो होगा HCO माइनस और Na+, तो यानी कि 100 के साथ प्लस होगा, और इसमें जो माइनस होगा यानी कि जो निकल जाएगा वो होगा NaCl। तो 126 जो है वो माइनस कर दो, तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा 400 S पर सेंटीमीटर पर मोल। अगला जो क्वेश्चन है वो है एज पे। अ फ्रेशली कट पीस ऑफ वुड गिव्स 16,100 count of beta rays emission per minute per kg, and an old wooden ball gives 12,075 counts per minute per kg. The half-life period of carbon-14 is 5,568 years. Calculate the age of wooden ball. तो इसका एज भी आपको कैलकुलेट करना है 36। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें फर्स्ट बता रहा है कि लीनियर CO2 हैज 5 फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो लीनियर CO2 के पास जो है वो 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। फिर भी बोल रहा है एसिटिलीन हैज 6 फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो एसिटिलीन के पास 6 ना होकर के यहाँ 7 वाइब्रेशनल फंडामेंटल होते हैं। फिर नेक्स्ट है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ CO2 विल नॉट अपीयर इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो नहीं, ऐसा नहीं है, स्पेक्ट्रम में ये विजिबल होता है। नेक्स्ट लास्ट है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ CO2 विल नॉट अपीयर इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो हाँ,
ये जो है सही ट्रू स्टेटमेंट है। ये CO2 जो है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो अपीयर नहीं होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द न्यूक्लियस विच विल नॉट गिव NMR स्पेक्ट्रम। तो इसमें NMR स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं देता है, वो है ऑक्सीजन 16। आइसोटोप ऐसे है भी नहीं है ना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग आइसोटोप। सब लोग जानते हैं कार्बन 14 यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ द मोलर एब्जॉर्बिटी of a colored complex is 3 into 10 to the power 3, what is the absorptions of a 6 into 10 to the power minus 5 mole solution in 6 centimeter cell। तो मोलर एब्जॉर्बिटी मैं निकाल रहा था तो 1.5 आ रहा था, है ना, यानी 1.43 के आसपास। तो इसका भी आप आंसर एक बार कमेंट में देखना, मैं इसका आंसर दूंगा। मैं इसे फिर से एक बार सॉल्व कर लूँ फिर से उसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर रोटेशनल एनर्जी लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो एक्सटर्नल जो मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग होता है ना, स्प्लिटिंग होता है मॉलिक्यूलर रोटेशनल एनर्जी में, तो इसमें जो एक्सटर्नल एनर्जी फील्ड होता है वो कहलाता है स्टार्क इफेक्ट। ओके, ये जूल स्टार्क कहलाता है ना, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट, इन द टाइट्रेशन ऑफ इंटेंसली colored solution the suitable indicator is। तो इंडिकेटर जो इंटेंसली इसका जो कलर है वो इंटेंस हो, है ना, तो ऐसा एक ही है, वो है फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 3 जो है बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ऐड होता है ना। इस टाइप का देख लो आप, PHOH PHOH, और ऐसा ऑक्सीजन ऐड रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना। नेक्स्ट, गाइगर मूलर काउंटर इज यूज्ड फॉर। तो ये जो है वो ऑल टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी को जो है डिटेक्ट करता है, अल्फा रे, बीटा, गामा, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनमें अल्फा, बीटा, गामा रेज को जो है ये डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है बोर आइंस्टाइन रिलेशन इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो है बड़ा ये बहस चली थी, है ना, क्वांटम फिजिक्स में, और वहाँ से ये निकल करके आया कि डेल्टा E जो है वो इक्वल है ABC, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये जो है एक बहुत विशेष मुद्दा था उस टाइम का और आज भी है ना। ये बहस हुई थी नील्स बोर और आइंस्टाइन के बीच में, है ना। चलो अगला देखते हैं। फॉर कंप्लीट फिलिंग ऑफ एन एयर बैग इन अ कार 44.8 लीटर of N2 gas is required, which is produced from NaN3. How much gram of NaN3 is required at standard temperature and pressure? तो ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम NaN3 को जो है ये डिवाइड करते हैं, तो Na और 3/2 यानी कि N2 होगा, है ना।
और अब 1 ग्राम के लिए क्या होगा, 3/2 मोल ऑफ N2 हो जाएगा। अब PV इक्वल टू nRT का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको N निकालना है ना। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV/RT। अब ये सारे फार्मूला 1 × 44.8 और बाय 0.082 है ना। R का वैल्यू जो है टेम्परेचर 273 पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और सारा निकालने के बाद जो है वो इसका जो सही आंसर आएगा वो है 87 ग्राम। ये भी न्यूमेरिकल है, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक केमिकल शिफ्ट पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो चलो पहले मैं इनके वैल्यू लिख दूं। CH3I का जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा वो 2.16 होगा। CH3Cl का जो है 3.05 होगा, और CH3F का 4.26 होगा। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, यानी कि सबसे कम वाला पहले होगा, तो CH3I सबसे पहले ये 2 में दिख रहा है तो ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद फिर CH3Cl 3.05 सेकेंड, तो ये दोनों में दिख रहा है ना। और CH3F है ना, ये 4, तो ये A में दिख रहा है। एक्चुअली B भी सेम है ना, ये नहीं, ये उल्टा है, तो ये सही होगा, है ना। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, चूंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो सबसे छोटा से बड़े तक जाना होगा, ज़्यादा तक जाना होगा। अगला, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर आर अरेंज्ड इन। तो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो फर्स्ट है हेड टू हेड, यानी कि अब इसको आइसोटैक्टिक पॉलीमर भी बोलेंगे, जिसमें जो है वो OH ऐसे करके जो है यहाँ OH जुड़ा होता है ना। फिर यहाँ जो है OH, तो ये सब जो है ये अबव द प्लेन होते हैं। हेड टू टेल में क्या होता है, अल्टरनेट होते हैं, एक अबव एक बिलो, है ना, एक OH अबव एक OH बिलो, इस टाइप के। और तीसरा होता है जो है वो अटैक्टिक, दूसरा सेंडियोटैक्टिक था, तीसरा अटैक्टिक में वो रैंडम होता है कहीं से भी, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि बोथ हेड टू टेल एंड टेल टू हेड। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ओवरऑल रेट टू द रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप इन पॉलीमराइजेशन इज टर्म्ड एज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, काइनेटिक चेन लेंथ। इसमें Kp इक्वल टू RP होता है और माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ M/dt, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक चेन लेंथ का पॉलीमराइजेशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो काइनेटिक चेन लेंथ है, इनिशिएशन। 49, इफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज 1100 and molecular weight of the monomeric unit is 220 ग्राम पर मोल, the molecular weight of polymer is, तो molecular weight पॉलीमर का क्या हो जाएगा, तो इसका होगा 242 × 10⁻³ ग्राम पर मोल। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो N इक्वल टू होता है M/m0, ठीक है। अब N क्या है, तो N है डिग्री ऑफ पॉलीमर, M क्या है तो मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, और M0 क्या है मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर, है ना। तो पॉलीमर का यहाँ देख लेंगे। अब मेरे को निकालना है M, है ना, M यानी क्या मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, तो ये N और M0 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 1100 × 220 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 242 × 10⁻³ ग्राम पर मोल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, कोपोलिमराइजेशन ऑफ स्टायरीन एंड मैलिक एनहाइड्राइड विल लीड टू। तो कोपोलिमराइजेशन स्टायरीन और मैलिक एनहाइड्राइड का करेंगे तो ये बनेगा अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, ये बनेगा अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, ठीक है। अब ये किस टाइप का होगा, ये इस टाइप का होगा, CH2CH एक बेंजीन रिंग होगा, है ना, फिर
एक ये होगा, फिर होगा CS2, फिर CS2, फिर बेंजीन रिंग, और इसी तरह CS2 करके जो है आगे चलते जाएगा। ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे आगे कुछ और एग्जाम्स के क्वेश्चन एंड उसके आंसर, और इसके जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।